यहाँ बीरबल और बादशाह अकबर की एक विस्तृत और रोचक कहानी है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सबसे बड़ा झूठ सुनाने की चुनौती जीतते हैं। कहानी का शीर्षक शहंशाह की चुनौती और बीरबल का सबसे बड़ा झूठ। भूमिका: मुगल साम्राज्य के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और नवरत्नों की बुद्धिमत्ता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे, कभी गंभीर प्रश्नों से तो कभी मनोरंजक पहेलियों से। एक दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद बादशाह का मन कुछ विनोद करने का हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज दरबारियों की कल्पना शक्ति और हाजिर जवाबी की परीक्षा ली जाए। शहंशाह की चुनौती। बादशाह अकबर ने अपने तख्त पर झुकते हुए दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, हम रोज सच और न्याय की बातें करते हैं, लेकिन आज मेरा मन कुछ अलग सुनने का है। आज मैं आप लोगों को एक अनोखी चुनौती देता हूं। पूरा दरबार शांत हो गया। सभी के कान खड़े हो गए कि ना जाने अब बादशाह क्या मांग बैठेंगे। अकबर ने घोषणा की, आज मैं सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहता हूं। आप में से जो भी मुझे एक ऐसा झूठ सुनाएगा जो न केवल अविश्वसनीय हो, बल्कि उसे सुनने के बाद मैं खुद ये कहने पर मजबूर हो जाऊं कि ये अब तक का सबसे बड़ा झूठ है, उसे मैं 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वो झूठ इतना चतुर होना चाहिए कि मैं उसे नकार ना सकूं, फिर भी वो सच न हो। दरबारियों के प्रयास। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। झूठ बोलना तो आसान था, लेकिन बादशाह को प्रभावित करने वाला झूठ बोलना मुश्किल था। सबसे पहले एक दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, कल रात मैंने देखा कि एक चींटी ने एक हाथी को अपनी पीठ पर उठा लिया और हवा में उड़ने लगी। अकबर हंसे और बोले, ये झूठ तो है, लेकिन ये केवल एक कोरी कल्पना है। इसमें कोई चतुराई नहीं है, ये बच्चों वाली बात है, बैठ जाओ। फिर दूसरा दरबारी आया। उसने कहा, हुजूर, मेरे घर के आंगन में एक ऐसा पेड़ है जिस पर आम की जगह सोने के सिक्के उगते हैं। कल मैंने पूरी टोकरी भर के सिक्के तोड़े। अकबर ने सिर हिलाया। हो सकता है तुम सपना देख रहे हो या फिर तुम बस फेंक रहे हो। ये सबसे बड़ा झूठ नहीं लगा, कुछ और बेहतर सोचो। मुल्ला दो प्याजा ने भी कोशिश की। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि पड़ोसी मुल्क के सुल्तान ने आसमान से तारे तोड़कर अपना महल बनवाया है। अकबर मुस्कुराए, मुल्ला जी, ये तो कवियों वाली बात हो गई। इसमें वो बात नहीं है जो मुझे चौंका दे। इस तरह कई दरबारियों ने अजीबोगरीब किस्से सुनाए। किसी ने उड़ने वाले घोड़ों की बात की तो किसी ने समंदर पी जाने वाले आदमी की। बादशाह हर बार ये कहकर मना कर देते कि ये सिर्फ गप, कोई बुद्धिमानी वाला झूठ नहीं। बीरबल की बारी। अंत में सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी। बीरबल अब तक चुपचाप अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। बादशाह ने पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई झूठ नहीं है या तुम हार मान रहे हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, आदाब किया और बड़े ही गंभीर चेहरे के साथ बोले, जहांपनाह, मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि अभी अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। दरअसल मुझे आपसे एक पुरानी बात करनी थी, लेकिन संकोच के कारण कर नहीं पा रहा था। पर अब जब माहौल ऐसा है तो मुझे लगता है कि सच बता देना ही ठीक होगा। अकबर और पूरा दरबार हैरान था। प्रतियोगिता झूठ की थी और बीरबल सच बताने की बात कर रहे थे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा सच बीरबल, और इसका इस प्रतियोगिता से क्या लेना देना? बीरबल धीरे धीरे तख्त के करीब गए और बहुत ही संजीदगी से बोले, हुजूर, ये बात आपके वालिद मोहतरम पिताजी मरहूम बादशाह हुमायूं और मेरे परदादा के बीच की है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब बादशाह हुमायूं मुसीबत के दिनों में थे और अपना राज्य वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने मेरे परदादा से एक बहुत बड़ी रकम उधार ली थी। अकबर की भौहें तन गईं। वे ध्यान से सुनने लगे। बीरबल ने जारी रखा, जी हां जहांपनाह, उस वक्त मेरे परदादा बहुत रईस हुआ करते थे। उन्होंने बादशाह हुमायूं की मदद के लिए उन्हें 1 करोड़ सोने की अशर्फियां दी थीं। बादशाह हुमायूं ने वादा किया था कि जब उनका राज्य स्थापित हो जाएगा तो वे ये रकम ब्याज सहित लौटा देंगे। दुर्भाग्यवश उनका इंतकाल हो गया और वो रकम अभी तक उधार ही है। बीरबल ने अपनी जेब से एक पुराना सा पीला पड़ चुका कागज, जो असल में सादा था, निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, और हुजूर, ये रहा वो शाही फरमान जिस पर आपके पिता के हस्ताक्षर हैं।
अब जबकि आप तख्त पर हैं तो उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आज वही 1 करोड़ सोने की अशर्फियां लेने आया हूं। शहंशाह का धर्म संकट। ये सुनते ही बादशाह अकबर गुस्से से लाल हो गए। वे अपने तख्त से खड़े हो गए और चिल्लाए, ये क्या बकवास है बीरबल, ये नामुमकिन है। मेरे वालिद ने कभी तुम्हारे परदादा से कोई कर्ज नहीं लिया, और वो भी 1 करोड़ अशर्फियां। ये सरासर झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो मैंने आज तक सुना है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह का गुस्सा देख सबकी सांसें थम गईं। चतुराई का खुलासा। तभी बीरबल के चेहरे पर एक मंद मुस्कुरान आ गई। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, आपने क्या कहा कि ये सबसे बड़ा झूठ है? अकबर का गुस्सा अचानक थम गया। वे बीरबल की बात का अर्थ समझने की कोशिश करने लगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, अगर आप इसे सच मानते हैं तो कृपया मुझे 1 करोड़ सोने की अशर्फियां दे दीजिए, क्योंकि शाही फरमान काल्पनिक मेरे पास है। और अगर आप कहते हैं कि ये झूठ है, और जैसा कि आपने खुद कबूल किया कि ये अब तक का सबसे बड़ा झूठ है, तो फिर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया। निष्कर्ष। बादशाह अकबर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें कितनी खूबसूरती से फंसाया है। अगर वो इसे झूठ नहीं कहते तो खजाना खाली हो जाता, और अगर झूठ कहते हैं तो बीरबल शर्त जीत जाते हैं। अकबर की हंसी छूट गई। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने न केवल झूठ बोला बल्कि उसे साबित करने के लिए मुझे ही गवाह बना लिया। वाकई इससे बड़ा और महंगा झूठ कोई नहीं हो सकता। बादशाह ने बीरबल को इनाम की 1000 अशर्फियां दी और कहा, शुक्र है कि यह सिर्फ एक कहानी थी, वरना मेरा खजाना आज सचमुच खाली हो जाता। यहां पिछली कहानी का अगला भाग सीक्वल है, जहां बादशाह और दरबारी बीरबल की जीत को पचा नहीं पाते और उन्हें घेरने की एक नई योजना बनाते हैं। कहानी का अगला भाग, सपने का कर्ज और परछाई का भुगतान। भूमिका। बीरबल के सबसे बड़े झूठ की चतुराई से बादशाह अकबर बेहद प्रसन्न थे, लेकिन दरबार के अन्य नवरत्न और दरबारी ईर्ष्या से जल भुन गए थे। खासकर मुल्ला दो प्याजा और एक अन्य दरबारी जो खुद को बहुत चतुर समझता था। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि बीरबल ने भरी सभा में बादशाह को ही अपने झूठ का गवाह बना लिया और इनाम भी ले उड़े। दरबारियों की साजिश। अगले दिन दरबार सजने से पहले कुछ दरबारियों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने कल जो किया वो चतुराई कम और धृष्टता ज्यादा थी। उसने एक काल्पनिक कर्ज का डर दिखाकर आपसे इनाम लिया। आपको उसे अपनी ही दवा का स्वाद चखाना चाहिए। अकबर को भी मजाक सूझा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बीरबल की हाजिर जवाबी की एक और परीक्षा ली जाए और कल की बाजी का बदला लिया जाए। बादशाह का पलटवार। जैसे ही बीरबल दरबार में आए, उन्होंने देखा कि बादशाह का चेहरा आज कुछ ज्यादा ही गंभीर है। बीरबल ने अपनी जगह ली ही थी कि अकबर ने कड़कती आवाज में कहा, बीरबल, कल तुमने अपने परदादा के जिस कर्ज की बात की थी उस पर मैंने रात भर विचार किया। तुम्हारी बात ने मुझे एक पुरानी याद ताज़ा करवा दी। बीरबल सतर्क हो गए। कौन सी याद जहां पना? अकबर ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा, कल रात मेरे ख्वाब में मेरे वालिद मरहूम बादशाह हुमायूं तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे परदादा ने उन्हें 1 करोड़ अशर्फियां दी तो थीं, लेकिन वो रकम असल में तुम्हारे परदादा ने मेरे वालिद से पहले उधार ली थी, जिसे वो लौटा रहे थे। और तो और मेरे वालिद ने बताया कि तुम्हारे परदादा पर अभी भी शाही खजाने का 2 लाख अशर्फियों का पुराना कर्ज बाकी है। पूरा दरबार बादशाह की इस चाल पर मन ही मन खुश हो रहा था। सबको लगा कि आज बीरबल फंस गए। अगर वो बादशाह के सपने को झूठ कहते हैं तो ये बादशाह की तौहीन होगी, और अगर सच मानते हैं तो उन्हें 2 लाख अशर्फियां चुकानी पड़ेंगी। अकबर ने हाथ आगे फैलाया, तो बीरबल, चूंकि तुम अपने पूर्वजों का हिसाब किताब रखने में बहुत पक्के हो, इसलिए हुक्म है कि वो 2 लाख अशर्फियां अभी के अभी शाही खजाने में जमा कराओ, वरना कल का इनाम वापस कर दो और सजा भुगतने को तैयार हो जाओ। बीरबल का धर्म संकट। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये जैसे को तैसा वाला दांव था। बीरबल कुछ पल शांत रहे। उन्होंने बादशाह की आंखों में छिपी शरारत को भांप लिया था। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, अगर आपके वालिद ने ख्वाब में आकर ये कहा है तो ये पत्थर की लकीर है।
शाही कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। मुझे बस थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं अभी घर जाकर इंतजाम करता हूं। बादशाह और दरबारी हैरान थे। बीरबल इतनी आसानी से कैसे मान गए? क्या उनके पास सच में इतना पैसा है? अकबर ने खुश होकर कहा, ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अनोखा भुगतान। करीब 1 घंटे बाद बीरबल दरबार में वापस लौटे, लेकिन वे खाली हाथ नहीं थे। उन्होंने अपने सेवकों के साथ एक बड़ा सा आदमकद आईना मंगवाया था और उसे दरबार के बीचों बीच रखवा दिया। इसके बाद बीरबल ने कल इनाम में मिली 1000 अशरफियों की थैली निकाली। उन्होंने उस थैली को आईने के ठीक सामने फर्श पर रख दिया। आईने में थैली का प्रतिबिंब, परछाई साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने बादशाह की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, तशरीफ लाइए और अपना कर्ज वसूल कर लीजिए। अकबर तख्त से उतरे और आईने के पास आए। उन्होंने पूछा, ये क्या तमाशा है बीरबल, मैं कर्ज कैसे वसूल करूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपने कहा कि मेरे परदादा ने कर्ज लिया है। ये बात आपको सपने में पता चली। सपना क्या है? एक भ्रम, एक ख्याली दुनिया जो हकीकत नहीं होती। ठीक उसी तरह आईने में दिख रही ये परछाई भी असली नहीं है, ये भ्रम है। बीरबल ने आगे समझाया, जैसे सपने के कर्ज की रसीद नहीं होती, वैसे ही परछाई के मोह को भी ना नहीं जाता। आपके पिता ने सपने में जो असल दुनिया नहीं है मांग की थी, तो मैंने आईने में जो असल दुनिया नहीं है भुगतान कर दिया। हिसाब बराबर। निष्कर्ष, ये सुनते ही बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे। दरबारियों के चेहरे फिर से लटक गए। उनकी योजना एक बार फिर उल्टी पड़ गई थी। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बीरबल, मैंने सोचा था कि आज मैं तुम्हें फंसा लूंगा, लेकिन तुमने सपने का जवाब परछाई से देकर यह साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ का कोई सानी नहीं है। तुम न सिर्फ वो 1000 अशरफियां रखो, बल्कि मेरी तरफ से ये मोतियों की माला भी इनाम में लो। यहां पिछली कहानी का तीसरा और अंतिम भाग है, जहां बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से न केवल बच निकलते हैं, बल्कि दरबारियों को एक और सबक सिखाते हैं। कहानी का तीसरा भाग, बीरबल की अदृश्य दावत, ख्याली पुलाव। भूमिका। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच सपने के कर्ज और परछाई के भुगतान का किस्सा पूरे शहर में मशहूर हो गया था। बीरबल की बुद्धिमानी की वाहवाही हो रही थी, लेकिन दरबारियों के पेट में अब भी दर्द था। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधियों ने सोचा कि बीरबल ने अपनी जेब तो बचा ली, लेकिन उस 1000 अशरफियों के इनाम का क्या जो उसे पहले दिन मिला था? उसे तो खर्च करवाना ही चाहिए। दरबारियों की नई मांग। अगले दिन दरबारियों ने बादशाह से कहा, जहां पनाह। बीरबल ने चतुराई से अपना पैसा तो बचा लिया और ऊपर से इनाम भी पाया। हमारी गुजारिश है कि इस खुशी में बीरबल को पूरे दरबार के लिए एक शानदार दावत देनी चाहिए। बादशाह अकबर को भी ये सुझाव पसंद आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, दरबारी ठीक कहते हैं, तुम्हारी जीत बहुत शानदार थी। इस खुशी में कल दोपहर की दावत तुम्हारी तरफ से होगी, और याद रहे, खाना ऐसा होना चाहिए जो हमने पहले कभी ना चखा हो। बीरबल समझ गए कि ये उनकी जेब ढीली करने की एक और चाल है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो हुक्म जहां पनाह, कल शाही बगीचे में आप सबकी दावत का इंतजाम होगा और खाना वाकई ऐसा होगा जो आज तक किसी ने नहीं खाया होगा। दावत का दिन। अगले दिन दोपहर को शाही बगीचे में तंबू गड़ गए, मखमली कालीन बिछाए गए और चांदी के बर्तन सजाए गए। दरबारियों के मुंह में पानी आ रहा था। शाही रसोइये तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन बगीचे के एक कोने में बड़े बड़े देग, पतीले रखे हुए थे, जिनके ढक्कन बंद थे और उन्हें कपड़ों से सील किया गया था। बादशाह और सभी दरबारी अपनी जगहों पर बैठ गए। मुल्ला दो प्याजा ने ताना मारा, बीरबल, खुशबू तो नहीं आ रहे, लगता है खाना बहुत खास है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल मुल्ला जी, ये पकवान बहुत नाजुक है, इसकी खुशबू उड़ने का डर है, इसलिए इसे सीधे परोसा जाएगा। अनोखा भोजन। बादशाह के इशारे पर दावत शुरू हुई। बीरबल ने सेवकों को हुक्म दिया। सेवक बड़े अदब से उन बड़े पतीलों को उठाकर सबके सामने ले आए। दरबारियों की उत्सुकता चरम पर थी। बीरबल ने ऐलान किया, आज की दावत में ख्याली पुलाव परोसा गया है, जो दुनिया का सबसे हल्का और बेहतरीन भोजन है। जैसे ही सेवकों ने पतीलों के ढक्कन खोले, पतीले पूरी तरह खाली थे। न चावल, न सालन, न रोटी, बस खाली बर्तन। दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। बादशाह अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? बर्तन तो खाली हैं, हम क्या हवा खाएंगे? बीरबल का जवाब। बीरबल ने हाथ जोड़कर बड़ी मासूमियत से कहा, जहां पनाह,
ये मजाक नहीं, यही तो वो भोजन है जो सपने के कर्ज और परछाई के भुगतान के बाद बचता है। अकबर ने भ्रिकुटी तान ली। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। बीरबल ने समझाया, हुजूर, परसों मैंने झूठ बोला था, कल मैंने भ्रम परछाई से कर्ज चुकाया, तो उस झूठ और भ्रम की कमाई से जो राशन खरीदा जा सकता है वो यही ख्याली पुलाव है। ये दिखता नहीं, बस महसूस किया जाता है। चूंकि मेरा धन परछाई वाला अदृश्य था, इसलिए उससे बनी दावत भी अदृश्य है। कृपया इसका आनंद लें। इससे पेट नहीं भरेगा, लेकिन नीयत जरूर भर जाएगी। निष्कर्ष, बादशाह अकबर जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। वे समझ गए कि बीरबल ने फिर से अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी जेब बचा ली है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मान गए बीरबल, तुमने हमें झूठ सुनाया, सपने दिखाए और आज हवा खिला दी। तुम्हारे जैसा बाजीगर पूरी दुनिया में नहीं है। दरबारी जो मुफ्त की दावत उड़ाने आए थे, अपने अपने मुंह लटकाकर रह गए। बादशाह ने अपनी तरफ से असली शाही भोजन का आदेश दिया और बीरबल की इस हाजिर जवाबी के लिए उन्हें अपने गले का कीमती हार उतार कर पहना दिया। सीख, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सूझबूझ से न केवल मुश्किलों से बाहर निकलता है, बल्कि विरोधियों की हर चाल को नाकाम कर उसे मनोरंजन में बदल देता है। यहाँ पिछली कहानी का चौथा और अंतिम भाग है, जहां बीरबल इस पूरे झूठ और सच के खेल का एक ऐसा समापन करते हैं जिससे दरबारियों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कहानी का चौथा भाग, झूठ का पौधा और वफादारी की परीक्षा। भूमिका। बीरबल द्वारा दी गई ख्याली पुलाव की दावत के बाद दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए थे। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधियों को ये बात बहुत चुभ रही थी कि बीरबल ने हवा खिलाकर भी बादशाह से इनाम पा लिया। उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू किए। जहां पनाह, बीरबल अब हद पार कर रहे हैं। वे अपनी बातों के जाल में फंसाकर हमें और आपको सबको भ्रम में रखते हैं। हमें उनकी इस जादूगरी की परीक्षा लेनी चाहिए। बादशाह की जिज्ञासा। अगले दिन दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए एक नया प्रश्न उछाला। अकबर ने कहा, बीरबल, पिछले कुछ दिनों से हम झूठ, सपने और भ्रम की बातें कर रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल आया है, क्या झूठ का भी कोई बीज या पौधा होता है? क्या उसे जमीन में उगाया जा सकता है? दरबारियों को लगा कि आज बीरबल फंसेंगे। झूठ का पौधा भला कैसे हो सकता है? लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जी हुजूर, बिल्कुल होता है, और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं झूठ का पौधा इसी दरबार के शाही बगीचे में लगा सकता हूं। लेकिन इसकी एक खासियत है। अकबर ने पूछा, क्या खासियत? बीरबल बोले, वो पौधा रातों रात बड़ा हो जाता है और उस पर फूल भी आ जाते हैं, लेकिन उसे देखने के लिए इंसान की नज़र बहुत पाक और वफादार होनी चाहिए। झूठ का बीज रोकना। बादशाह की अनुमति मिलने पर बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक गमला मंगवाया। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सूखे बीज निकाले और बहुत ही नाटकीय ढंग से एक्टिंग करते हुए मिट्टी में दबा दिए। बीरबल ने घोषणा की, कल सुबह तक ये पौधा बड़ा हो जाएगा और इस पर वफादारी के सुनहरे फूल खिलेंगे। लेकिन याद रहे, इन फूलों को सिर्फ वही देख पाएगा जो अपने बादशाह के प्रति सच्चा और वफादार है। जिसके मन में बेईमानी होगी या जिसने कभी अपने माता पिता से झूठ बोला होगा, उसे ये गमला खाली दिखाई देगा। ये सुनकर सभी दरबारियों के पसीने छूट गए। ये तो धर्म संकट था। अगर गमला खाली दिखा तो वे बेईमान साबित हो जाएंगे। अगले दिन का तमाशा। अगली सुबह पूरा दरबार खचाखच भरा था। गमले को एक मखमली कपड़े से ढककर रखा गया था। बादशाह अकबर भी सिंहासन पर विराजमान थे और उत्सुक थे। बीरबल गमले के पास गए और जोर से बोले, अब मैं कपड़ा हटाने जा रहा हूं। याद रखिएगा, जो वफादार है उसे ही फूल दिखेंगे। जैसे ही बीरबल ने कपड़ा हटाया, गमले में सिर्फ गीली मिट्टी थी, कोई पौधा नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा आगे आए। उन्हें लगा, अगर मैंने नहीं देखा तो बादशाह मुझे गद्दार समझेंगे। उन्होंने गमले को गौर से देखा और झूठ मूठ की हैरानी से बोले, सुभान अल्लाह, क्या नायाब फूल है। सुनहरे रंग की चमक तो देखिए। बीरबल, मान गए तुम्हारी विद्या को। ये देखकर दूसरे दरबारी ने सोचा कि मुल्ला जी वफादार साबित हो गए, मैं पीछे क्यों रहूं। वो भी चिल्लाया, वाह, इसकी खुशबू तो यहां तक आ रही है। ऐसा फूल तो जन्नत में ही खिल सकता है। देखते ही देखते एक एक करके सभी दरबारी आने लगे और अदृश्य फूल की तारीफों के पुल बांधने लगे। कोई उसके रंग की तारीफ करता तो कोई उसकी पंखुड़ियों की। सबने झूठ बोला,
ताकि वे बादशाह की नजरों में वफादार साबित हो सके। बादशाह की बारी। अंत में बीरबल ने बादशाह की ओर देखा। जहां पना, क्या आपको ये वफादारी का फूल दिखाई दे रहा है? अकबर सिंहासन से उतरे और गमले के पास आए। उन्होंने गमले में झांका। उन्हें सिर्फ मिट्टी दिखी। अकबर पशोपेश में पड़ गए। अगर वो सच बोलते हैं कि कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वो खुद बेईमान है, बीरबल की शर्त के अनुसार, और अगर झूठ बोलते हैं तो वो अपने ही उसूलों के खिलाफ जाएंगे। लेकिन अकबर तो अकबर थे और बीरबल पर उन्हें भरोसा था। अकबर ने सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, बीरबल, मुझे इसमें कोई पौधा या फूल नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो सिर्फ मिट्टी दिख रही है। बीरबल का खुलासा। इतना सुनते ही दरबारियों की सांसें थम गईं। उन्हें लगा बादशाह अब खुद को बेईमान मान लेंगे। तभी बीरबल जोर से हंसे और ताली बजाई। उन्होंने कहा, जहां पना, आप ही इस दरबार में एकमात्र सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। दरबारी हैरान होकर देखने लगे। बीरबल ने समझाया, हुजूर, झूठ का कोई पौधा नहीं होता, मैंने तो बस खाली मिट्टी रखी थी। मेरी शर्त यह थी कि जो वफादार होगा उसे दिखेगा। ये एक जाल था। असलियत यह है कि आपके ये दरबारी वफादार कहलाने के डर से इतना बड़ा झूठ बोल गए कि उन्हें खाली गमले में फूल दिख रहा है, जबकि आपने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। बीरबल ने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, झूठ का पौधा जमीन में नहीं, इंसान के मन में उगता है, और आज आप सबने अपने अपने मन के उस पौधे को और उसके फूलों को पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। निष्कर्ष। दरबारी शर्म के मारे पानी पानी हो गए। मुल्ला दो प्याजा और अन्य लोग नजरें नहीं उठा पा रहे थे। बादशाह अकबर अपनी और बीरबल की जुगलबंदी पर बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती और झूठ के पैर नहीं होते। बादशाह ने उन सभी झूठ बोलने वाले दरबारियों पर जुर्माना लगाया और वो सारा पैसा इनाम के रूप में बीरबल को दे दिया। इस तरह सबसे बड़े झूठ से शुरू हुई ये कहानी सबसे बड़े सच पर आकर खत्म हुई। बीरबल ने न केवल चुनौती जीती, बल्कि दरबार को एक कभी न भूलने वाला सबक भी सिखाया। यह पिछली कहानी का 5वां और अंतिम भाग है। इस भाग में दरबारियों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी जो असंभव थी, लेकिन बीरबल ने उसे भी अपनी चतुराई से हल कर दिया। कहानी का 5वां भाग, बैल का दूध और बीरबल की धुलाई। भूमिका। झूठ के पौधे वाली घटना के बाद दरबारियों की जेबें खाली हो चुकी थीं और नाक कट चुकी थी। खासकर मुल्ला दो प्याजा को अपनी बेइज्जती का बहुत गहरा सदमा लगा था। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल को बातों में नहीं बल्कि किसी काम में फंसाना होगा, एक ऐसा काम जो नामुमकिन हो। दरबारियों की नई चाल। कुछ दिनों बाद मुल्ला दो प्याजा दरबार में नहीं आए। बादशाह अकबर ने पूछा, मुल्ला जी कहाँ हैं? उनके एक साथी दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मुल्ला जी बहुत सख्त बीमार हैं। झूठ के पौधे वाली घटना के बाद से वे गहरे सदमे में हैं। बादशाह ने चिंता जताई तो हकीम को दिखाया। दरबारी बोला, जी हुजूर, हकीम ने एक बहुत ही अजीब दवा बताई है। उन्होंने कहा है कि मुल्ला जी तभी ठीक हो सकते हैं जब उन्हें बैल का दूध, बुल्स मिल्क पिलाया जाए। बादशाह चौंके, बैल का दूध? लेकिन बैल तो दूध देता ही नहीं, दूध तो गाय देती है। दरबारी ने बड़ी मासूमियत से कहा, हुजूर, हकीम बहुत ज्ञानी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कुछ खास नस्ल के बैल होते हैं जो दूध देते हैं, और चूंकि बीरबल सपनों का कर्ज चुका सकते हैं और हवा खिला सकते हैं, तो उनके लिए बैल का दूध लाना कौन सी बड़ी बात है। बादशाह समझ गए कि यह बीरबल को फंसाने की साजिश है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि कल सुबह तक मुल्ला दो प्याजा के इलाज के लिए 1 लोटा बैल का दूध लेकर आओ। अगर ना ला सके तो मुल्ला जी की बीमारी का हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल ने बिना किसी शिकन के कहा, जो हुक्म जहां पना। अगर मुल्ला जी की जान बैल के दूध पर अटकी है तो मैं कल सुबह तक इंतजाम कर दूंगा। दरबारी खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब बीरबल फंस गए। बैल का दूध लाना तो कुदरत के खिलाफ है, ये नामुमकिन है। आधी रात का तमाशा। उसी रात करीब आधी रात के वक्त बादशाह अकबर के महल के ठीक नीचे यमुना नदी के किनारे से ठक ठक और जोर जोर से कपड़े धोने की आवाजें आने लगीं। इतनी रात गए शोर सुनकर बादशाह की नींद खुल गई। उन्होंने पहरेदारों को भेजा, जाओ देखो इतनी रात को कौन पागल कपड़े धो रहा है और हमारी नींद हराम कर रहा है।
पहरेदार वापस आए और घबराते हुए बोले, हुजूर, वो और कोई नहीं, बीरबल है। अकबर गुस्से में खुद नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल पसीने में तरबतर है और डंडे से मार मार कर कपड़े धो रहे हैं। अकबर चिल्लाए, बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आधी रात को कपड़े धो रहे हो? महल के धोबी मर गए हैं क्या? बीरबल का जवाब। बीरबल ने कपड़े छोड़कर हाथ जोड़े और बोले, माफी चाहता हूं जहांपनाह, लेकिन मजबूरी है। दरअसल आज शाम को मेरे वालिद पिताजी ने एक बेटे को जन्म दिया है। घर में नए मेहमान के लिए साफ कपड़े नहीं थे, इसलिए मुझे ही धोने पड़े। अकबर ने बीरबल को घूर कर देखा और झुंझलाते हुए बोले, क्या बकवास कर रहे हो? क्या कोई पुरुष आदमी बच्चे को जन्म दे सकता है? ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। बीरबल ने तपाक से कहा, बिल्कुल सही फरमाया आपने हुजूर, आदमी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की, लेकिन हुजूर, जब एक बैल दूध दे सकता है तो मेरा बाप बेटा क्यों नहीं पैदा कर सकता? बादशाह की समझ। बादशाह अकबर का गुस्सा एक पल में काफूर हो गया। वे बीरबल का इशारा समझ गए। वे जोर से हंसे। ओह, तो ये बात है, तुम मुल्ला दो प्याजा की मांग का जवाब दे रहे हो? बीरबल ने कहा, जी हुजूर। मैं बस ये साबित कर रहा था कि अगर दरबारी बैल का दूध मांग सकते हैं तो मैं भी बाप की डिलीवरी करवा सकता हूं। दरबार में खुलासा। अगली सुबह दरबार में बीरबल खाली हाथ पहुंचे। मुल्ला दो प्याजा, जो बीमारी का नाटक कर रहे थे, ने पूछा, बीरबल, क्या तुम बैल का दूध लाए? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, मुल्ला जी, दूध तो मैं ले आता, लेकिन जब मैं दूध दुहने गया तो बैल ने कहा कि वो पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव पर है, क्योंकि कल रात ही उसने एक बछड़े को जन्म दिया है। जब तक उसका प्रसव काल खत्म नहीं होता, हकीम साहब को इंतजार करना होगा। निष्कर्ष। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। मुल्ला दो प्याजा समझ गए कि बीरबल ने उनकी असंभव मांग का जवाब असंभव तर्क से दिया है। उनकी बीमारी का बहाना भी पकड़ा गया। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि मूर्खता का इलाज सिर्फ बुद्धिमानी से ही किया जा सकता है। मुल्ला जी, अब आप बैल का दूध भूल जाइए और हकीम को कहिए कि अकल के बादाम खिलाएं। ये लीजिए पिछली कहानी का छठा भाग। इस बार बीरबल ने हरे घोड़े की मांग को अपनी हाजिर जवाबी से पूरा किया। कहानी का छठा भाग, अकबर का हरा घोड़ा और 8वां दिन। भूमिका। बैल के दूध वाली घटना के बाद दरबारियों ने मान लिया था कि बीरबल को असंभव कार्यों में फंसाना मुश्किल है, लेकिन उनकी जलन अभी भी शांत नहीं हुई थी। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों ने सोचा कि बीरबल को किसी ऐसी चीज की तलाश में भेजा जाए जो दुनिया में होती ही नहीं, ताकि वो उसे ढूंढने के लिए महीनों तक दरबार से दूर रहे और हमें सुकून मिले। अजीबो गरीब फरमान। एक दिन शाम को जब बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे, तभी कुछ चापलूस दरबारियों ने बादशाह के कान भरे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, बीरबल इतने चतुर है कि वे पाताल से भी चीजें ढूंढ लाते हैं, लेकिन हमने सुना है कि दुनिया में हरे रंग का घोड़ा भी होता है जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर आपके पास वो घोड़ा हो तो आपकी शान में 4 चांद लग जाएंगे। बादशाह अकबर को घोड़ों का बहुत शौक था। उन्हें भी लगा कि दरबारियों की बात में दम है, या शायद वे बीरबल की एक और परीक्षा लेना चाहते थे। अकबर वे बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, मुझे उस पर सवारी करनी है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, लेकिन 7 दिनों के अंदर मेरे लिए हरे रंग का घोड़ा लेकर आओ। अगर ना ला सके तो अपनी शक्ल मत दिखाना। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल जानते थे कि दुनिया में हरा घोड़ा होता ही नहीं है, ये सिर्फ उन्हें परेशान करने की चाल है, लेकिन उन्होंने बादशाह का हुक्म टालना उचित नहीं समझा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह, मैं अभी अपनी खोज शुरू करता हूं। 7 दिन का नाटक। बीरबल घोड़ा ढूंढने का नाटक करते हुए 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। वे कभी बाजार जाते, कभी अस्तबल। सबको पता था कि वो सिर्फ समय काट रहे थे। 8वें दिन बीरबल दरबार में वापस आए। उनका चेहरा खिला हुआ था, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। घोड़ा मिल गया। दरबार में आते ही बीरबल ने जोर से कहा, मुबारक हो जहांपनाह। मुबारक हो, मैंने आपके लिए हरा घोड़ा ढूंढ लिया है। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। हरा घोड़ा, ये कैसे मुमकिन है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सच्ची? कहाँ है वो घोड़ा? उसे फौरन दरबार में पेश करो, मैं उसे देखना चाहता हूं। मालिक की शर्तें। बीरबल ने संजीदगी से कहा, हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन उसे लाने में एक छोटी सी अड़चन है। उस घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। अकबर ने कहा,
कैसी शर्तें? राजकोष से जितना पैसा चाहिए दे दो, बस घोड़ा ले आओ। बीरबल बोले, पहली शर्त तो आसान है। मालिक का कहना है कि घोड़ा लेने के लिए बादशाह को खुद आना होगा। अकबर तैयार हो गए। ठीक है, मैं खुद चलूंगा। दूसरी शर्त क्या है? बीरबल का मास्टर स्ट्रोक, चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी शर्त थोड़ी अजीब है। घोड़े के मालिक का कहना है कि चूंकि हरा घोड़ा दुनिया में सबसे अलग और खास है, इसलिए उसे लेने जाने का दिन भी खास होना चाहिए। अकबर ने पूछा, तो किस दिन जाना होगा? बीरबल ने जवाब दिया, मालिक ने कहा है कि सप्ताह के 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन दिनों में आप घोड़ा नहीं ले जा सकते। इन 7 दिनों के अलावा आप किसी भी दिन आकर घोड़ा ले जाइए। बादशाह की लाचारी। बादशाह अकबर और दरबारी सन्न रह गए। सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं, अगर इन 7 दिन नहीं जा सकते तो फिर जाएंगे कब? अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? सप्ताह में 7 ही दिन तो होते हैं, 8वां दिन कहां से लाऊं? निष्कर्ष, बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यही तो उस हरे घोड़े का जादू है। अगर आपको ऐसा घोड़ा चाहिए जो दुनिया में कहीं नहीं होता, तो उसे लेने भी ऐसे दिन जाना होगा जो सप्ताह में कभी नहीं आता। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल ने फिर से अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उन्हें निरुत्तर कर दिया है। अकबर ठहाका लगाकर हंसे, वाह बीरबल, मान गए, तुमने बिना घोड़ा लाए ही हमें उसकी सवारी करवा दी। दरबारी, जो बीरबल को फंसाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, एक बार फिर अपना सा मुंह लेकर रह गए। बीरबल ने साबित कर दिया कि असंभव सवाल का जवाब सिर्फ असंभव तर्क से ही दिया जा सकता है। ये लीजिए पिछली कहानी का 7वां भाग। इस बार दरबारियों ने मिलकर बीरबल को घेरने की योजना बनाई, लेकिन बीरबल ने अकेले ही उन सबको मात दे दी। कहानी का 7वां भाग, दरबारियों के अंडे और अकेला मुर्गा। भूमिका। हरे घोड़े वाली घटना के बाद दरबारियों को समझ आ गया था कि बीरबल को बातों में हराना नामुमकिन है। इसलिए मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारियों ने मिलकर एक सामूहिक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल को सबके सामने शर्मिंदा किया जाएगा और बादशाह को भी इस मजाक में शामिल कर लिया जाए। दरबारियों की योजना। दरबारियों ने आपस में तय किया कि अगले दिन सभी दरबारी अपनी जेब में एक एक अंडा छिपाकर लाएंगे। उन्होंने बादशाह अकबर को भी अपनी योजना बता दी और उनसे विनती की कि वे भी इस खेल में शामिल हो जाएं। योजना ये थी कि बादशाह दरबार में ऐलान करेंगे कि उन्हें रात को सपना आया है कि जो दरबारी शाही तालाब में डुबकी लगाएगा और उसे वहां सच्चाई का अंडा मिलेगा, वही वफादार है। चूंकि बीरबल को इस योजना का पता नहीं होगा, तो वो अंडा नहीं ला पाएगा और झूठा साबित होगा। बादशाह अकबर को मजाक पसंद था। उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं बीरबल इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं। शाही तालाब का दृश्य। अगले दिन दरबार लगने के बजाय शाही तालाब पर सभा बुलाई हुई। अकबर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, मुझे कल रात एक रूहानी सपना आया। सपने में मुझे बताया गया कि हमारे शाही तालाब में आज कुछ चमत्कारी अंडे प्रकट हुए हैं। जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार है, उसे डुबकी लगाने पर एक अंडा मिलेगा। जो खाली हाथ बाहर आएगा, वो बेईमान होगा। अकबर ने आदेश दिया, सभी दरबारी एक एक करके तालाब में जाएं और अपना अंडा ढूंढ कर लाएं। अंडों का खेल। सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा गए। उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और अपनी जेब से पहले से छिपाया हुआ अंडा निकालकर हाथ में ले आए। उन्होंने बाहर आकर कहा, जहां पनाह, देखिए, मेरी वफादारी का सबूत, मुझे अंडा मिल गया। इसके बाद एक एक करके सभी दरबारी तालाब में कूदते गए। सब पानी के अंदर जाते और हाथ में अंडा लेकर बाहर आते। सब बीरबल की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि तालाब में कोई अंडा नहीं है। सब अपनी जेब से निकाल रहे थे। अंत में बीरबल की बारी आई। अकबर ने कहा, जाओ बीरबल, अब तुम अपनी वफादारी साबित करो। बीरबल की मुसीबत। बीरबल तालाब में उतरे। उन्होंने पानी में बहुत हाथ पैर मारे, नीचे तक गए, लेकिन उन्हें कोई अंडा नहीं मिला, क्योंकि वहां अंडा था ही नहीं। जब बीरबल ने देखा कि बाकी सबके हाथों में अंडे हैं, तो वे तुरंत समझ गए कि ये एक सोची समझी साजिश है। सबके पास पहले से अंडे थे, सिर्फ उन्हें छोड़कर। अब बीरबल के पास 2 ही रास्ते थे, या तो खाली हाथ बाहर आएं और बेईमान कहलाएं, या फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। बीरबल की वापसी। बीरबल पानी से बाहर निकले, लेकिन खाली हाथ नहीं। वे एकदम सीधे खड़े हो गए और अचानक जोर जोर से आवाज निकालने लगे, कुक्कड़ुकूं, कुक्कड़ुकूं। मुर्गे की बांग। बीरबल ने मुर्गे यानी रूस्टर की तरह आवाज निकाली और अपने हाथों को पंखों की तरह फड़फड़ाने लगे। पूरा दरबार सन्न रह गया।
बादशाह अकबर भी हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या हरकत है? तुम मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो? तुम्हारा अंडा कहाँ है? बीरबल का करारा जवाब। बीरबल ने पानी पोंछते हुए बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जहांपना, आप भी क्या बात करते हैं? अंडे तो मुर्गियां देती हैं। यहां मौजूद ये सारे दरबारी मुर्गियां हैं, इसलिए इन्होंने अंडे दिए। मैं तो इनका मुर्गा हूं, और मुर्गा अंडा नहीं देता, वो सिर्फ बांग देता है ताकि सुबह हो जाए और सबकी नींद खुल जाए। निष्कर्ष, बीरबल का जवाब सुनते ही बादशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। वे बीरबल को फंसाने चले थे, लेकिन बीरबल ने उन सबको मुर्गियां साबित कर दिया और खुद शेर की तरह या मुर्गे की तरह जीत कर निकले। जो दरबारी अपने हाथ में अंडा लिए खड़े थे, अब उन्हें वो अंडा पकड़ने में भी शर्मा रही थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम वाकई इस दरबार के इकलौते मुर्गे हो जो इन सब मुर्गियों को जगाए रखता है। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए, तब भी उनकी हाजिर जवाबी उन्हें बचा ही लेती है। ये लीजिए पिछली कहानी का 8वां भाग। इस बार चुनौती दरबारियों की तरफ से नहीं, बल्कि एक पड़ोसी मुल्क के सुल्तान की तरफ से आई, जिसने अकबर की शान को ललकारा। कहानी का 8वां भाग, बुद्धि का घड़ा और बिना तोड़े जवाब। भूमिका। मुर्गियों और मुर्गे वाली घटना के बाद दरबार में बीरबल का कद और भी बढ़ गया था। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी अब सीधे मुंह बीरबल से बात करने से भी कतराने लगे थे। लेकिन बीरबल की ख्याति पड़ोसी राज्यों तक पहुंच चुकी थी। एक पड़ोसी मुल्क का सुल्तान, जो अपनी फौज और खजाने पर बहुत घमंड करता था, उसने सोचा कि क्यों ना अकबर के नवरत्नों की परीक्षा ली जाए और उन्हें नीचा दिखाया जाए। सुल्तान की अजीब चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था कि तभी पड़ोसी मुल्क का एक दूत मैसेंजर आया। उसने अकबर को सलाम किया और एक पत्र दिया। अकबर ने पत्र पढ़ा और उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बीरबल ने पूछा, क्या बात है जहांपना? पत्र में ऐसा क्या लिखा है? अकबर बोले, बीरबल, पड़ोसी सुल्तान ने एक अजीब मांग की है। उसने लिखा है कि हमने सुना है आपके दरबार में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। अगर सच में ऐसा है तो हमारे लिए एक घड़ा भरकर बुद्धि या अ पॉट फुल ऑफ विजडम भेजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये मान लिया जाएगा कि आपका दरबार मूर्खों से भरा है और आपको हमारे राज्य के अधीन होना पड़ेगा। दरबार में सन्नाटा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बुद्धि कोई पानी या अनाज तो है नहीं जिसे घड़े में भरा जा सके। ये तो एक अमूर्त चीज है। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने सोचा, चलो इस बार बला टली, ये काम तो बीरबल भी नहीं कर पाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या हम सुल्तान को बुद्धि का घड़ा भेज सकते हैं? बीरबल का जवाब। बीरबल ने पत्र को हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, चिंता की कोई बात नहीं है। सुल्तान को कहिए कि उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी। बस मुझे ताज़ा बुद्धि तैयार करने के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए और कुछ मिट्टी के घड़े चाहिए। अकबर ने राहत की सांस ली और दूत को संदेश दे दिया कि 1 महीने बाद आकर अपना बुद्धि का घड़ा ले जाए। बीरबल की तैयारी। दरबार से निकलने के बाद बीरबल सीधे अपने एक मित्र किसान के खेत में गए। वहां कद्दू यानी पम्पकिन की बेलें उगी हुई थीं और उन पर छोटे छोटे फूल आ रहे थे। बीरबल ने किसान से कुछ मिट्टी के घड़े यानी पॉट मंगवाए, जिनका मुंह छोटा था। बीरबल ने क्या किया, उन्होंने कद्दू के उन नन्हे फलों को, जो अभी बेल से जुड़े हुए थे और बहुत छोटे थे, बिना तोड़े सावधानी से मिट्टी के घड़े के अंदर डाल दिया। यानी कद्दू का फल घड़े के अंदर था और बेल बाहर थी। बीरबल ने किसान से कहा, इन घड़ों की देखभाल करना और कद्दू को बढ़ने देना। 1 महीने बाद 1 महीने में घड़े के अंदर वाला कद्दू बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरे घड़े को अंदर से भर दिया। अब कद्दू का आकार घड़े जैसा हो गया था और वो इतना बड़ा था कि घड़े के छोटे मुंह से बाहर नहीं निकल सकता था। बीरबल ने कद्दू को बेल से काट दिया और घड़े को साफ करके दरबार में ले आए। दूत की वापसी। तय समय पर पड़ोसी मुल्क का दूत दरबार में आया। उसने पूछा, क्या बुद्धि का घड़ा तैयार है? बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक थाल में वो मिट्टी का घड़ा लेकर आया जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। बीरबल ने दूत के सामने घड़ा रखा और कपड़ा हटा दिया। दूध में अंदर झांका तो देखा कि घड़ा किसी चीज कद्दू से पूरी तरह भरा हुआ है। बीरबल की शर्त। बीरबल ने दूत की आंखों में देखते हुए कहा,
मान्यवर, ये रहा आपके सुल्तान के लिए बुद्धि का घड़ा। इसमें हमने सबसे उम्दा किस्म की बुद्धि भरी है। दूत ने घड़ा उठाने की कोशिश की। बीरबल ने उसे रोका और एक चेतावनी दी। लेकिन सुनिए, हमारी एक शर्त है, आप ये घड़ा अपने सुल्तान को दे देना, लेकिन उनसे कहना कि इस घड़े के अंदर जो बुद्धि है उसे बिना घड़ा फोड़े बाहर निकालें। बीरबल ने आगे कहा, क्योंकि ये बुद्धि बहुत कीमती है। अगर इसे निकालने के लिए घड़ा फोड़ा गया या बुद्धि कद्दू को काटा गया तो ये बुद्धि खराब हो जाएगी और काम नहीं करेगी। सुल्तान को चाहिए कि वे बुद्धि को साबुत बाहर निकालें और हमारा खाली घड़ा हमें वापस भिजवा दें। निष्कर्ष, दूत समझदार था। उसने घड़े के अंदर देखा और समझ गया कि अंदर जो चीज है कद्दू, वो घड़े का मुंह तोड़े बिना बाहर आ ही नहीं सकती। ये एक असंभव पहेली थी। दूत ने बीरबल के आगे सिर झुका दिया और बोला, बीरबल जी, मैं समझ गया। जिस राज्य में ऐसी बुद्धि पैदा होती है उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। वो घड़ा लेकर अपने सुल्तान के पास गया। जब सुल्तान ने घड़े के अंदर कद्दू देखा और बीरबल की शर्त सुनी तो वो भी हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि अकबर के दरबार से पंगा लेना मतलब अपनी ही बेइज्जती कराना है। अकबर की खुशी। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई पर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो कद्दू को भी बुद्धि बना दिया। वाकई तुम्हारे दिमाग के आगे दुनिया की हर चुनौती छोटी है। ये लीजिए पिछली कहानी का 9वां भाग। इस बार बीरबल ने बादशाह और पूरी प्रजा को नजर और नजरिए का ऐसा फर्क समझाया कि सबका सिर चकरा गया। कहानी का 9वां भाग, राज्य के अंधे और बादशाह का नाम। भूमिका। बुद्धि के घड़े वाली घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन बादशाह अकबर का मन हमेशा कुछ नया जानने का करता था। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि राज्य में कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं और कितने लोग दिव्यांग डिसेबिलिटी हैं। बादशाह का सवाल। बातों बातों में बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमारे राज्य में बहुत से लोग नेत्रहीन अंधे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में अंधों की संख्या ज्यादा है या देखने वालों की? दरबारियों ने सोचा, ये कैसा सवाल है, जाहिर है कि देखने वालों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पना, मेरी राय में हमारे राज्य में अंधों की संख्या देखने वालों से कहीं ज्यादा है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? हर तरफ तो लोग चलते फिरते काम करते दिख रहे हैं, तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको अंधों की सूची लिस्ट बनाकर साबित कर दूंगा। बाजार के बीच तमाशा। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार नहीं आए। उन्होंने एक पुरानी खाट ली जिसकी रस्सियां टूटी हुई थीं और उसे लेकर आगरा के मुख्य बाजार के बीचों बीच बैठ गए। बीरबल अपने साथ एक मोटा रजिस्टर, कागज कलम भी ले गए थे। बीरबल ने धूप में बैठकर उस टूटी हुई खाट को बुनना, रिपेयर करना शुरू कर दिया। वे रस्सियों को खींचते और बड़ी तल्लीनता से अपना काम करते। लोगों की प्रतिक्रिया। बाजार में भीड़ थी। लोग आते जाते बीरबल को देखते और हैरान होते। अरे, ये तो हमारे वजीर आजम बीरबल हैं। ये यहां बीच सड़क पर खाट क्यों बुन रहे हैं? एक आदमी रुका और उसने पूछा, बीरबल जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? बीरबल ने सिर नहीं उठाया, बस उस आदमी का नाम पूछा और अपने रजिस्टर में लिख लिया। थोड़ी देर बाद मुल्ला दो प्याजा वहां से गुजरे। उन्होंने बीरबल को पसीने में तरबतर खाट बुनते देखा। मुल्ला ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है बीरबल, शाही नौकरी छूट गई क्या? ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मुल्ला का नाम भी रजिस्टर में लिख लिया और अपना काम करते रहे। दोपहर तक यही सिलसिला चलता रहा। जो भी आता यही पूछता, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? और बीरबल उसका नाम चुपचाप अंधों की सूची में लिख लेते। बादशाह का आगमन। दोपहर होते होते ये खबर महल तक पहुंच गई कि बीरबल पागल हो गए हैं और बाजार में बैठकर खाट बुन रहे हैं। बादशाह अकबर चिंतित हो गए। वे तुरंत अपने अंगरक्षकों के साथ बाजार पहुंचे। अकबर ने देखा कि बीरबल वाकई कड़ी धूप में बैठकर रस्सियों से जूझ रहे हैं। अकबर घोड़े से उतरे और बीरबल के पास जाकर बोले, बीरबल, मैंने सुना था पर यकीन नहीं हुआ, तुम ये बाजार के बीच में क्या कर रहे हो? बीरबल ने जैसे ही बादशाह की आवाज सुनी वे खड़े हो गए। उन्होंने अदब से सलाम किया और बोले, जहां पनाह, तशरीफ रखिए, बस मेरा काम हो ही गया है। फिर बीरबल ने अपना रजिस्टर उठाया और उसमें बादशाह अकबर का नाम सबसे नीचे लिख दिया। सूची का खुलासा। अकबर ने झांक कर देखा और गुस्से से पूछा, बीरबल, ये किसकी सूची है और तुमने मेरा नाम इसमें क्यों लिखा? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पना, ये उन लोगों की सूची है जो अंधे हैं। मैंने सुबह आपसे कहा था कि राज्य में अंधों की संख्या ज्यादा है। अकबर भड़क गए। क्या मतलब?
क्या मैं तुम्हें अंधा दिखता हूं? बीरबल का तर्क। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन देखिए तो सही, मैं सुबह से यहां सबके सामने रस्सियां और खाट लेकर बैठा हूं और उसे बुन रहा हूं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं खाट बुन रहा हूं। फिर भी जो कोई यहां आया, चाहे वो आम आदमी हो, मुल्ला दो प्याजा हूं या आप खुद, सबने अपनी आंखों से देखने के बावजूद मुझसे यही सवाल पूछा, बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, जिस इंसान को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा हो, फिर भी वो पूछे कि क्या हो रहा है, तो उसे आंखों वाला अंधा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसलिए मैंने आप सबका नाम इस सूची में लिख लिया। बीरबल ने सूची के दूसरे पन्ने की तरफ इशारा किया, जो एकदम खाली था। और देखिए हुजूर, देखने वालों की सूची अभी भी खाली है, क्योंकि सुबह से एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जिसने चुपचाप मेरे काम को देखा हो और बिना सवाल पूछे समझ गया हो कि मैं क्या कर रहा हूं। निष्कर्ष, बादशाह अकबर बीरबल का तर्क सुनकर निरुत्तर हो गए। उनका गुस्सा हंसी में बदल गया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। हम अक्सर आंखों के होते हुए भी चीजों को गौर से नहीं देखते और फिजूल के सवाल करते हैं। वाकई दुनिया में ऐसे अंधों की कमी नहीं है। अकबर ने अपनी हार मानी और बीरबल की इस अनोखी सीख के लिए उन्हें इनाम दिया। दरबारियों और मुल्ला दो प्याजा को समझ आ गया कि बीरबल की बराबरी करना उनके बस की बात नहीं है। इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि दृष्टि यानी साइट होना अलग बात है और दृष्टिकोण यानी विजन या ऑब्जर्वेशन होना अलग बात है। ये लीजिए पिछली कहानी का 10वां भाग। इस बार बीरबल का सामना किसी दरबारी से नहीं, बल्कि विदेश से आए एक महाज्ञानी से हुआ, जो अपनी विद्या के घमंड में चूर था। कहानी का 10वां भाग, घमंडी विद्वान और 3 सवाल। भूमिका। अंधों की सूची वाली घटना के बाद बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से सरहदों के पार भी मशहूर हो गए थे। एक दिन दूर देश से एक बहुत ही विद्वान पंडित, स्कॉलर, अकबर के दरबार में आया। वो अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। उसने दरबार में आते ही चुनौती दी, मैंने सुना है यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे। अगर जवाब नहीं मिला तो बादशाह को मानना होगा कि मेरा ज्ञान सर्वोपरि है। 3 असंभव सवाल। बादशाह अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। पंडित ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर अपने सवाल दागे। पहला सवाल, इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ द अर्थ, कहाँ है? दूसरा सवाल, आकाश में कुल कितने तारे, स्टार्स हैं? तीसरा सवाल, अभी इस वक्त ईश्वर, भगवान क्या कर रहे हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सवाल ऐसे थे जिनका कोई गणितीय या वैज्ञानिक जवाब उस जमाने में संभव नहीं था। पृथ्वी का केंद्र कौन नाप सकता है? तारे कौन गिन सकता है? और भगवान क्या कर रहे हैं, ये इंसान कैसे बता सकता है? सभी दरबारियों की नजरें झुक गईं। बादशाह अकबर ने फिर उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल का जवाब। बीरबल अपनी जगह से उठे और मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी, बस इतने आसान सवाल, इनका जवाब तो अभी मिल जाएगा। बीरबल ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, 2 लोहे की छड़ें यानी आयरन रॉड्स और एक बड़ी और बालों वाली भेड़ यानी शीप लेकर आओ। पहले सवाल का जवाब, पृथ्वी का केंद्र। जैसे ही सेवक लोहे की छड़ लेकर आए, बीरबल ने दरबार के ठीक बीचों बीच जमीन पर वो छड़ पूरी ताकत से गाड़ दी। बीरबल ने पंडित से कहा, महाशय, जहां मैंने ये छड़ गाड़ी है, यही पृथ्वी का ठीक केंद्र बिंदु है। पंडित ने भौहें सिकोड़ी, तुम ये कैसे कह सकते हो? इसका क्या सबूत है? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद फीता लेकर पूरी दुनिया को नाप लीजिए। अगर ये बिंदु 1 इंच भी इधर उधर निकले तो मैं हार मान लूंगा। जब तक आप नाप नहीं लेते तब तक यही केंद्र है। पंडित निरुत्तर हो गया। पूरी दुनिया को नापना असंभव था, इसलिए उसे बीरबल का तर्क मानना पड़ा। दूसरे सवाल का जवाब, तारों की गिनती। अब सेवक एक घनी ऊन वाली भेड़ को खींचकर अंदर ले आए। बीरबल ने भेड़ की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, पंडित जी, आपके दूसरे सवाल का जवाब ये भेड़ है। इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। पंडित ने गुस्से में कहा, यह क्या मजाक है? भेड़ के बाल और तारों का क्या मेल? बीरबल हंसे, मेल तो गिनती का है। अगर आपको शक है तो आप अभी बैठकर इस भेड़ के बाल गिनना शुरू कीजिए, उसके बाद तारे गिनिएगा। अगर गिनती बराबर ना निकले तो कहिएगा। पंडित फिर फंस गया। भेड़ के बाल गिनना तारों को गिनने जितना ही नामुमकिन था। उसे अपनी हार माननी पड़ी। तीसरे सवाल का जवाब, ईश्वर क्या कर रहे हैं। अब बारी थी आखिरी और सबसे कठिन सवाल की, ईश्वर क्या कर रहे हैं।
बीरबल ने पंडित की आंखों में देखा और कहा, पंडित जी, ये एक बहुत गूढ़ दार्शनिक प्रश्न है। इसका जवाब मैं ऐसे खड़े होकर नहीं दे सकता। इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना होगा और खुद को शिष्य। पंडित ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बीरबल बोले, नियम के अनुसार गुरु का स्थान ऊंचा होता है और शिष्य का नीचा, इसलिए आप उस ऊंचे आसन से नीचे उतरिए और मुझे वहां बैठने दीजिए। पंडित अपने मखमली आसन से नीचे उतरा और फर्श पर खड़ा हो गया। बीरबल जाकर पंडित के ऊंचे आसन पर शान से बैठ गए। बीरबल ने आसन पर बैठकर पंडित की ओर इशारा किया और बोले, पंडित जी, आपके तीसरे सवाल का जवाब यही है। अभी इस वक्त ईश्वर यही कर रहे हैं। उन्होंने एक पल में राजा को रंक, आपको नीचे उतार दिया, और रंक को राजा, मुझे ऊपर बिठा दिया, बना दिया। ईश्वर का काम ही यही है, अहंकारी को नीचे गिराना और विनम्र को ऊपर उठाना। निष्कर्ष,